यस रियली सॉरी, हम लोगों का पूरा हो गया। ओके चलो बोलो मुझे वन बाय वन, व्हाट इज मैम द, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, they all have to work together to have the economic development. और what I'm saying here कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स हैव कंसिडर थ्री स्टेजेस, उन्होंने तीन स्टेजेस कहा है ये सब डेवलपमेंट के लिए। तो पहला स्टेज कौन सा है, इफ यू रियली वांटेड टू हैव द फाइनेंशियल डेवलपमेंट, तो उसमें पहला स्टेज कौन सा है? बैंक मैम ओरिएंटेड। बैंक So ओरिएंटेड। what बैंक exactly ओरिएंटेड। happening? What exactly happening into this stage? बैंक ओरिएंटेड स्टेज क्या हो रहा है बताओ मुझे, क्या एक्सप्लेन किया मैंने? बैंक ओरिएंटेड स्टेज में क्या चेंजेस होते हैं, मतलब क्या इकोनॉमी में ऐसे स्टार्ट होता है? यस, सिंपल लैंग्वेज में बता दो मुझे, कोई बुकिश लैंग्वेज में नहीं चाहिए, बताओ आपको क्या लगता है बैंक ओरिएंटेड स्टेज में क्या हुआ था? यस, मैम कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। ना कैपिटल प्रोवाइड करते, दैट्स ट्रू, लेकिन बैंक ओरिएंटेड इट मींस नाउ इन द इकोनॉमी मेनी बैंक्स हैव सेट अप, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वहां पे आ चुके हैं। ओके, तो ये वहाँ हो गया अपना पहला स्टेज। सेकेंड स्टेज है अर्ली कैपिटल मार्केट ओरिएंटेड स्टेज। पहले स्टेज में बैंक आ चुके थे और लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा अभी वहां पे लोगों के अंदर बैंकिंग हैबिट स्टार्ट हो चुका था। नाउ द सेकेंड स्टेज इज अबाउट द अर्ली कैपिटल मार्केट ओरिएंटेड स्टेज। मतलब यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, बैंक क्या से चेंजेस कर रही है अपने आप में? टेल मी यस स्टूडेंट, बैंक क्या चेंजेस करेंगी? कैपिटल मार्केट ओरिएंटेड स्टेज है, मतलब यहाँ पे नाउ द बैंक विल गोइंग टू स्टार्ट issuing the equity and debenture. Now they will going to start improving in their infrastructure. There will be increase in the income, there will be increase in the saving also, and there will be changes into the investor approach also. Yes, क्लियर? सेकंड स्टेज में क्या है करके, यस और नो स्टूडेंट? यस मैम। यस मैम। मतलब देखो पहले पहले स्टेज के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, पहले स्टेज में बैंक आ चुके थे, सेकेंड स्टेज में बैंक ने कुछ उनके अंदर ऐसा चेंजेस किया कि अभी लोगों का अप्रोच बैंक की तरफ ज्यादा अच्छा होने लगा। और हाईली कैपिटल में क्या होता है, नो पीपल आर यूज टू बैंकिंग, अभी लोगों को पूरी तरह से समझ में आ चुका है कि कैसे बैंकिंग सर्विसेज होता है। नाउ यहाँ पे it will be the challenging role for the bank to keep that account holder with their bank only. तो कैसे करेगा? नाउ द बैंक विल गोइंग टू प्रोवाइड मेनी इंस्ट्रूमेंट टू देम, उनको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वो देगा कि जिसके थ्रू it will going to motivate them to keep their account continue with the same bank, and somehow the bank will able to satisfy the needs of the people regarding the fund requirement, whether they require for the short term period or for the long term period. So on that basis different financial instrument will be provided to them. Is this clear to you student, all these 3 points? Yes, समझा यस कि? Okay, okay. Chalo, now the next one here. An insight into the bank oriented state takes us to the theory of financial intermediation. Banks and development financial institution, that is DFI, also referred as development bank, are the prominent institution functioning as the financial intermediaries in the economy. The primary task of this institution, देखो कौन सी institution है ये? These are all the development financial institution, हाँ, हम लोग उनकी बात करें कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या हेल्प करता है। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का प्राइमरी टास्क है टू ट्रांसफॉर्म वन कैपिटल असेट इनटू अनदर with an objective to make the transform capital assets more productive. The very definition of banking as per the Banking Regulation Act 1949 highlights the function of bank being financial intermediaries and facilitator of the payment mechanism. The other permissible activities of the banking companies in India are listed in the section 6 of this act. मतलब उन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनका क्या रोल रहेगा यहाँ पे? तो इनका ये रोल रहता है कि वॉट एवर कैपिटल असेट इज अवेलेबल, तो उस कैपिटल असेट में जो कैपिटल असेट है उसको इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करो कि थ्रू दैट दे विल गोइंग टू लाइक इंक्रीज, व्हाट वी कैन से, दे विल गोइंग टू हैव द इंक्रीज इन देयर इनकम, उनका इनकम बढ़ेगा, देन लोगों का नीड्स वहां पे सेटिस्फाई होगा। तो दैट वाज देयर मेन फंक्शन, मतलब जो कैपिटल असेट अवेलेबल है उसको अलग जगह पे ट्रांसफॉर्म करो सो दैट इट विल बी मोर प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव मतलब क्या होना चाहिए, लोगों के लिए वो यूजफुल भी होना चाहिए, दे शुड एबल टू हैव द इंक्रीज इन देयर
इंक्रीज इन देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटी, लोगों के पास पैसा भी आना चाहिए, लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए. So this is what the way, whatever capital asset is available with the bank, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है. Okay. The financial disintermediation or diversified financial intermediation is the next stage in the financial market development. This is the result of financial deregulation, where the regulator gradually assumes the role of directing the influential forces rather than exercising strict control. This leaves the participant in the market to respond to this policy changes suitably. The diversified financial intermediation is also the corollary of technology and globalization of market. देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, ये जब चेंजेस होते हैं कि कैपिटल एसेट को ट्रांसफॉर्म करना है इन अ सच वे दैट इट शुड बी मोर प्रोडक्टिव, ये सब कब पॉसिबल है, व्हेन देयर विल नॉट बी मच कंट्रोल, देयर शुड नॉट बी स्ट्रिक्ट कंट्रोल. मतलब वहाँ पे आप एज अ रेगुलेटर रहो. मतलब उन्होंने आरबीआई के लिए कहा है दैट आरबीआई कैन बी एक्ट एज अ रेगुलेटर, लेकिन रेगुलेटर किस वे से होना चाहिए, दैट लिबरलाइजेशन शुड बी, लिबरल पॉलिसी शुड बी मेड टुवर्ड्स द बैंक कि चलो आपको इस जगह पे इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो करके. लेकिन साइड बाय साइड उनको आरबीआई का क्या रोल होना चाहिए, आरबीआई शुड हैव अ लुक ऑन दैट आल्सो कि वेदर दे आर रियली अर्निंग प्रॉफिट और नॉट. अगर उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है किसी एक के फेवर की वजह से, नौ एक एक को ही क्रेडिट दिया जा रहा है, जो भी मतलब कैपिटल असेट किसी एक को ही दिया जा रहा है, और जिसकी वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज़्यादा बैंक के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं, तो दैट कुड बी द प्रॉब्लमैटिक वन. तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि आरबीआई का रोल एज ए रेगुलेटर होना चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा रेगुलेशन नहीं होना चाहिए कि जो वो कैपिटल एसेट अवेलेबल है उसको प्रोडक्टिव करने में डिफिकल्टी लेके आए करके. दिस इज व्हाट देयर पॉइंट ऑफ व्यू. ओके. So in India, the first impulses for a more diversified financial intermediation were witnessed in the 1980s and the 1990s, when banks were allowed to undertake leasing, investment banking, mutual fund, factoring, hire purchase activities through separate subsidiaries. The bank which were hitherto working under the most regulated environmental could expand their product menu by incorporating several financial services, which also resulted in augmenting their non-interest income. उन्होंने कहा कि 1980s 1990s में तभी थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिला, बिकॉज वहाँ पे जो अपने बैंक से उनके उनको वैसे लिबरलाइजेशन दिया गया कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है वगैरह, ऐसे कुछ नए प्रोडक्ट लेके आने हैं, तो उनके लिए उनको वहाँ पे लिबरलाइजेशन दिया गया था. ओके. देखो अभी आप बोलेगे मैम लेकिन आरबीआई कंट्रोल करता है तो अच्छी बात है ना, उसको क्यों नहीं कंट्रोल करना चाहिए, और फिर वो कैसे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आरबीआई, वो तो उनके अच्छे के लिए ही रेगुलर करता रहेगा. तो द प्रॉब्लमेटिक थिंग हियर व्हाट एग्जैक्टली, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सीआरआर एंड एसएलआर रेट रहता है कि कंपलसरी हर एक बैंक को सीआरआर रेट के अकॉर्डिंग डिपॉजिट सेंट्रल बैंक में रखना पड़ता है, एसएलआर रेट के अकॉर्डिंग डिपॉजिट बैंक में सेंट्रल बैंक के अंदर रखना ही पड़ता है हर एक बैंक को, ये उनका कंपलसरी रहता है. तो यहाँ पे बैंक आरबीआई कैसे हेल्प कर सकती है कि जो ये कंपलसरी रेशियो है ना सीआरआर और एसएलआर का, उसको वो कम करके लोगों मतलब बैंक के पास थोड़ा पैसा ज़्यादा रख सकती है. अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीआरआर रेट बढ़ा के रखेगी, सपोज सीआरआर हो गया है 10%, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, जितना उनका प्रॉफिट है या जितना उनका इनकम है उसमें से 10% उनको कंपलसरी आरबीआई के पास रखना ही पड़ता है. तो रिमेनिंग 90% ही वो लोग यूज कर सकते हैं किसी और जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए. तो वहां पे वो कैसे हो जाता है, फिर थोड़ा सा कंट्रोल जैसा हो जाता है. लेकिन अगर आरबीआई सीआरआर का रेट कम करेगी, 5% ही रखेगी, तो वहाँ पे 95% तक का ऑलमोस्ट अमाउंट जो बैंक के पास है वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. सो थ्रू दैट द बैंक कैन लिबरलाइज टुवर्ड्स द कमर्शियल बैंक की कैसे करना चाहिए, कैसे उनको इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल करके देना चाहिए. सो दिस कैन बी द वे हियर. Now, by the mid 1990s, all restriction on project financing were removed and the banks were allowed to undertake several activities in-house. The role of development financial institution as the sole source of long-term project or infrastructure financing started dwindling in this era as other cheaper source of finance like primary capital market, infusion of foreign capital, and availability of foreign debt at a cheaper rate came to rescue as a result of
pragmatic liberalization and the deregulation strategy. A clear shift in the delivery channels from bank branches to ATM, internet, telephoning, to technological revolution, increased bank reach and penetration. The three-pronged penetration approach of modern डे बैंकिंग इज टू एक्सपांड द कस्टमर बेस इंडिविजुअल फैमिली. हाँ मतलब उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जैसे कि मिड 1990s आ चुका था. जैसे कि अपना 1990s में क्या हो गया था, इट वाज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. तो वहाँ पे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बहुत अच्छा काम किया था. लोग अभी टोटली बैंक के ऊपर डिपेंड नहीं थे. तो बैंक के ऊपर डिपेंड नहीं थे मतलब वहाँ पे उनको बैंक में विजिट करने की जरूरत नहीं थी. Through this ATM cards, this kind of a facility, they were able to get the financial services also. तो वहाँ पे थोड़ा changes हो चुका था. And in the late 90s, the focus on development financial institution which have been allowed to set up banking subsidiary and to enter the insurance business along with the bank. हाँ मतलब यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि जो एग्जैक्ट चेंजेस हुआ यूनिवर्सल मतलब जहाँ पे यूनिवर्सल बैंकिंग एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ, that was after this 1990s and it was through this नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट. तो नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट ने जो रिकमेंडेशन दिए थे वहाँ पे कि जो बैंक रहेगा बैंक को वहाँ पे अलाउ करो कि दे शुड स्टार्ट विद द न्यू सब्सिडरी, they should come out with the investment banking, they can be the provider of insurance also to the people. तो उस वे से उन्होंने बहुत सारे रोल स्टार्ट किए एंड द न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज द यूनिवर्सल बैंक वेयर केम इनटू एग्जिस्टेंस. जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखो द रिजर्व बैंक डिस्कशन पेपर that was January 1999 and the feedback thereon indicated the desirability of universal banking from the point of view of efficiency of resources use. मतलब जब 1999 का जो पेपर था रिजर्व बैंक डिस्कशन पेपर, उन्होंने वहाँ पे बताया कि हमें इकोनॉमी में यूनिवर्सल बैंक ज़्यादा करने की ज़रूरत है. ओके देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे द मिड टर्म रिव्यू ऑफ मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी अक्टूबर 1999 and the annual policy statement of April 2001 initiated the broad approach to universal banking, and the Reserve Bank circular of April 2001 set out the operational and the regulatory aspect of conversion of DFIs into the universal bank. मतलब उन्होंने अप्रैल 2001 से रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर निकाला कि जिसके अंदर उन्होंने वहाँ पे अगर कोई भी बैंक अपने आप को यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट कर रहा है तो उसके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशन रहेंगे, क्या उनका ऑपरेशनल एस्पेक्ट और द स्ट्रैटेजी रहेगा, उसके लिए उन्होंने डिटेल गाइडलाइंस प्रोवाइड किए. तो आप मुझे कब से बोल सकते कि कब से एग्जैक्टली यूनिवर्सल बैंक एक्चुअली स्टार्ट हुआ, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? आपको क्या लगता है यूनिवर्सल बैंक जो एग्जैक्टली बूम में आया वो कौन से साल से आया रहेगा? ये वॉट एवर आई हैव रेड. तो आपको इससे तो पता लग गया कि 1990 से ही यूनिवर्सल बैंक का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका था. ओके लेकिन उसको प्रॉपरली यूनिवर्सल बैंक को मतलब हर एक बैंक को अगर यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट करना है सो दैट दे कैन कन्वर्ट इट इनटू द यूनिवर्सल बैंक. लेकिन अगर कोई ऐसा हो रहा है यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए गाइडलाइंस वगैरह आरबीआई ने कब से सेटअप किया? कैन एनीवन टेल मी हियर फ्रॉम विच ईयर द आरबीआई हैव सेटअप दिस गाइडलाइंस फॉर द यूनिवर्सल मैम बैंक? 2001. यस इन द ईयर 2001 में उन्होंने वो सेटअप किया था. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्सल बैंक कि यूनिवर्सल बैंक कैसे स्टार्ट हुआ. तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि बैंकिंग स्टेज कैसा था, पहले बैंक कैसे मतलब बैंक ओरिएंटेशन स्टेज में क्या होता है, उसके बाद में सेकेंड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है. तो थर्ड स्टेज में तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, लोगों के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है. उसके बाद में कि अपने इंडियन इकोनॉमी के बारे में इफ यू गोइंग टू सी तो इंडियन इकोनॉमी में कैसे कैसे चेंजेस हुए, व्हाट वाज देयर इन द ईयर 1980s द 1990s देन मिड 90s में क्या हुआ, उसके बाद में 2000 में क्या हुआ था, उसके बाद में आरबीआई ने क्यों वहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया कि कौन से पेपर में ये डिस्कस किया गया कि हर एक अगर कोई बैंक यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट करना चाहता है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए देना चाहिए. सो फाइनली इन द अप्रैल 2001 आरबीआई हैव इशूड द गाइडलाइंस for the bank who want to convert them into the universal bank, the way like their what should be their operational strategy and their regulator strategy.
Is this clear to you, student? How does this evolution of universal bank happen? समझा या नहीं समझा? Yes, ma'am. Yes. Okay, what we have seen, what is universal bank and how does that universal bank actually came into existence. Is this clear? All of you, only Nikki is giving me answer. बाकी कोई नहीं बोल रहा Yes, है. ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, okay. See, this third chapter is Yes, ma'am. quite big one. I think ये बहुत time लेगा अपने लिए. ठीक है? Okay, so that's it for today. Evolution of universal bank. I'll take your attendance now, student.